हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ये आपका बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का जो आपका माइनर पेपर होने वाला है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके में क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको एक माइनर पेपर चूज करना है, अब उसमें से आप कोई भी एक माइनर पेपर चूज कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस को एज ए माइनर पेपर चूज किया है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्त। ओके, तो देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेजोर भी अगर आपने चूज किया होगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके मेजोर में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो एक बार विजिट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल आपके लिए। ऑलरेडी इस पर 2100 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, 2100 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं बीएस से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ विजिट टू द चैनल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने है प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया माइनर कोर्स 2022 का। तो आओ देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण विद्यमान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किया जाए तो किस देश में है? भारत में है, ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में उपलब्ध है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपके अरस्तु ने कितने प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है। अरस्तु ने कई शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो कितने टाइप्स की किया हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 6 प्रकार, सेकंड है 7 प्रकार, थर्ड है 8 प्रकार एंड फोर्थ है 9 प्रकार। तो कितने प्रकार का किया इन्होंने? 6 प्रकार के शासन व्यवस्था का उल्लेख अरस्तु ने अपनी बुक्स में, अपने किताबों में किया हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र बुलाए जाते हैं। एक लोकसभा है उसमें वर्ष में सत्र बुलाए जाते हैं, बैठक बुलाई जाती है, कितनी बार? कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो कम से कम कितनी बार बुलाई जा सकती है? तो कम से कम इसको 3 बार तो बुलाना ही बुलाना है। उसके बाद और भी संख्या अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो बढ़ाया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लोकसभा चुनाव में राज्यों को किस आधार पर सीटें मिलती हैं, कि कौन से राज्य को कितनी सीट मिलेगी। जैसे आप यूपी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा सीट होता है, वहीं आप गोवा में देखोगे बहुत कम सीटें होती है, दिल्ली में कम सीटें होती हैं। तो किस आधार पर इन सीटों को बांटा जाता है? आपके ऑप्शन हैं जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर। तो जो ये सीटें बांटी जाती हैं ये बेसिकली किस आधार पर बांटा जाता है? जनसंख्या। जिसकी जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसको उतनी सीटें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को जो कम से कम एज है वो क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा यानी कि जो एमपी के इलेक्शंस होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 18 साल, 21 साल, 25 साल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है देश का या एमपी बनना है तो उसके लिए आपकी एज 25 साल होनी ही होनी चाहिए। ओके, क्योंकि मेच्योरिटी कहीं ना कहीं वहीं से आनी स्टार्ट होती है। आप अपने 20 के स्टार्ट जो होता है ना उसमें भी मेच्योरिटी उस लेवल की नहीं होती है आपकी। और अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, देश चलाना है, देश के बारे में बड़े फैसले लेने हैं तो थोड़ी सी मेच्योरिटी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। आपके ऑप्शन है अल्पसंख्यक आयुक्त के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास। तो जो भी चीज़ें जो है मनोनीत करने की बात आती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास ही पावर्स है, और प्रदेश लेवल पर बात करेंगे तो राज्यपाल के पास पावर्स होते हैं। ओके, अब आओ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। आपके ऑप्शन है 10, 15, 12 या 20। तो कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? तो वो है 12 लोग। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए या आजीवन के लिए। तो राज्यसभा में जो सदस्यों को चुना जाता है, चुनाव किया जाता है, वो होता है 6 सालों के लिए, और लोकसभा में कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 9 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। अभी हमने देखा था लोकसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम कितना था? 25 साल। और यहाँ पर राज्यसभा की बात किया जाता है, आपके ऑप्शन से 30, 32, 35। तो कितना साल? कम से कम 30 साल होना चाहिए, तब आप राज्यसभा के चुनाव के लिए उपयुक्त होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य के सदस्य स्वयं चुनते हैं। तो देखो, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो बेसिकली कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन कि लोकसभा का नेता कौन होता है, यानी कि लोकसभा जो होती है बिना एमपी के इलेक्शंस होते हैं उसका जो नेता होता है वो क्या होता है, वो राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा अध्यक्ष बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेता होता है वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ कब हुआ, आपके ऑप्शन है 1949, 1952, 1950, 1954। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहाँ पर नेहरू जी प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके लिए कोई इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस टाइम पीरियड पे। लेकिन लोकसभा का जो एक आम चुनाव, मतलब इलेक्शन तो किया गया था लेकिन वो बड़े बड़े लोग ही आपस में चुनाव करके उस चीज़ को निर्वाचित कर दिया गया था नेहरू जी को। लेकिन आम चुनाव जो बेसिकली हुआ वो नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के 5 साल बाद, यानी कि जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो 5 साल बाद 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव किया गया। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो बात किया गया है भारतीय संविधान में, ये बेसिकली लिया गया है कहाँ से, रूस, अमेरिका, आयरलैंड या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। ओके दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो किसको देगा त्यागपत्र। आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को। तो भारत का जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा बनाई गई उसके जो हेड थे, जो प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, अंबेडकर जी थे, गांधी जी थे, गोखले थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उस समिति के हेड थे। कि कौन क्या है उस समिति के, मतलब बेसिकली एक तरीके से हेड माना जाता था संविधान के प्रारूप के रचनाकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है। आपको इसके लिए ऑप्शंस दिख रहे हैं, राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है आपके पास उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा है उसको भंग करने का अधिकार किसको है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अभी हमने कुछ टाइम पहले इस पर डिस्कस किया हुआ था कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कितना, 30 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट। पहला ऑप्शन है 15 जनवरी 1950, सेकंड है आपका 22 जनवरी 1950, थर्ड है 24 जनवरी 1950 एंड फोर्थ है आपका 26 जनवरी 1950। तो संविधान को भारत में लागू कब किया गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्या, 26 जनवरी 1950 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि राज्यसभा की नीति, जो नीति बनाई गई है उसमें निश्चित सदस्यों की संख्या कितनी है, कि कितने सदस्य भारत की राज्यसभा में हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है 220, 230, 210, 250। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, 250। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि विकसित संविधान का दोष नहीं है। इनमें से जो विकसित संविधान होते हैं उनका दोष क्या नहीं है। आपके ऑप्शन है अनिश्चितता और अस्पष्टता, न्यायालय का हस्तक्षेप, प्रगतिशील संविधान, अधिकार पत्र का अभाव। तो इसमें से संविधान का दोष क्या नहीं है, वो है प्रगतिशील संविधान। आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, या मुख्यमंत्री होता है। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने सालों में किया जाता है। आपके ऑप्शन से 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, या 5 वर्ष में। तो भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष में होते हैं एक बार।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि लिखित संविधान का एक गुण है। लिखित संविधान का क्या गुण है? आपके ऑप्शंस है क्रांति का कारण है, अपरिवर्तनशील है, देश की प्रगति में बाधक है या व्याख्या में सरलता है। तो लिखित संविधान का गुण यही है कि इसको व्याख्या करने में सरलता मिल जाती है, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए होते हैं। इसमें कोई अपने हिसाब से बढ़ा घटा नहीं सकता कि ये बोला गया था, वो बोला गया था, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। लिखित संविधान का ये गुण है कि आप अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकते हो, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ था कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य कौन बनता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनता है? एमपी। एमपी ही प्रधानमंत्री बनते हैं, उसमें से जो एमपी का नेता होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए 25 ईयर्स, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। अगर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा या लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन कि लचीले और कठोर संविधान में अंतर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, मुख्य अंतर इनमें क्या है? व्यवस्थापिका का होना, न्यायपालिका का होना, संशोधन पद्धति का होना या मतदान का होना। तो जो इसमें मुख्य अंतर है जो है कठोर संविधान में और लचीले संविधान में, इसमें यह है संविधान की जो संशोधन की पद्धति है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनमें। अदरवाइज संविधान तो संविधान है, चाहे वो लचीला हो या कठोर हो, लेकिन जो संविधान में संशोधन की बात आती है तो जो लचीला संविधान हो तो उसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, और जो कठोर संविधान होते हैं उनमें संशोधन करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर का क्वेश्चन कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा या कैबिनेट सचिव होगा। तो संघीय जो मंत्रिपरिषद है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपके ऑप्शन हैं सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। एकात्मक शासन में शक्ति किसके पास होती है। जो एकात्मक शासन होता है उसमें शक्ति राज्यों के पास होती है, केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, या केवल केंद्र के पास होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एकात्मक शक्ति होती है कि एक ही पावर होगा, तो उसमें जो पावर होता है वो केंद्र के पास होता है, सेंटर के पास होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन, 31 कि विकसित संविधान का गुण है क्या। आपके ऑप्शन से सुनिश्चित व्याख्या, सेकंड है आपका स्थिर प्रशासन प्रदान करता है, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है, समयानुसार परिवर्तनशील होता है। तो जो एक विकसित संविधान हो जाता है ना, उसके सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि वो अच्छी तरीके से सुनिश्चित होता है कि हाँ ये चीज़ है, ये रूल्स है, ये संविधान हमारा है। तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो संविधान अपने आप में विकसित हो चुका होता है। अब बात करें अगला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन कि संघात्मक शासन वाला देश नहीं है। संघात्मक शासन वाला कौन सा देश नहीं जिसमें संघ वाली शासन नहीं है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत। तो संघात्मक शासन वाला देश भारत नहीं है, क्योंकि भारत में पूरी तरह से संघात्मक चीज को एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ है। भारत में के शासन जो है उसको अर्ध संघात्मक शासन कहते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र भी है और राज्यों के पास भी अपने पावर्स हैं। तो संघ तो है लेकिन पूरी तरह से संघीय शासन वाला देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था। जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है इसको अपनाने वाले आपके ऑप्शन है बेलारूस, अमेरिका, अर्जेंटीना या अफगानिस्तान। तो जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है आप देखोगे अभी भी, और शुरुआत इसकी किया था अमेरिका में, सबसे ज़्यादा अध्यक्षात्मक शासन की शुरुआत सबसे पहले किया गया था और अभी तक वहाँ पर इसी शासन व्यवस्था के अनुसार शासन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। अगर भारतीय संविधान की बात किया जाए, इसकी गणना की जाए तो कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में और कितनी अनुसूचियाँ हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 390 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियाँ। सेकंड ऑप्शन आपके पास 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपके पास कि 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 395 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर घ, 395 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियाँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 35 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा वर्ड जोड़ा गया, कौन से शब्द को जोड़ा गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास लोकतंत्र और गणतंत्र, सेकंड है आपके पास राजनीतिक दल, थर्ड है आपके पास समाजवादी और पंथ निरपेक्ष,
एंड फोर्थ है आपके पास अवसर की समानता। तो इनमें से 42वें संशोधन में कौन से वर्ड को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में जोड़े जाने वाले वर्ड थे आपका ऑप्शन नंबर का समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई है कहाँ से? क्या ये कनाडा से अपनाया है भारत ने, ब्रिटेन से अपनाया है, अमेरिका से अपनाया है या फ्रांस से अपनाया है? तो जो एकल नागरिकता है कि अगर भारत के आप नागरिक हो तो बस आपकी एक ही नागरिकता है, आपको भारत का नागरिक होने और फिर राज्यों का नागरिक होने की डबल डबल नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। सो एक नागरिकता है कि आप भारत में अगर हैं, आपका आधार कार्ड है तो आप भारत में कहीं भी मतलब आप भारत के ही नागरिक समझे जाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा कि ब्रिटेन से भारत ने यह पद्धति अपनाई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल के लिए ऑप्शन है आपके पास 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। कितने ईयर्स का होता है संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो ये होता है 6 सालों का। और हर 2 साल में क्या होता है कि 1/3 जो लोग होते हैं वो हटते हैं अपने पद से और 1/3 नए लोग जो है जुड़ते रहते हैं। इस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि संविधान यही है जो न्यायाधीश कहते हैं। किस देश के संविधान के बारे में ये कहावत लागू होता है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या स्विट्जरलैंड। तो ये चीज़ लागू होती है अमेरिका के संविधान के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 39 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संविधानवाद का जनक माना जाता है? आपके ऑप्शन है प्लेटो, एक्विनास, अरस्तु या सिसरो। इन चारों में से किसको जो है वेस्टर्न जो राजनीतिक थिंकिंग है उसके अनुसार संविधानवाद का जन्म माना जाता है कि संविधान को सबसे पहले प्रमोट किसने किया था? तो ये थे अरस्तु। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा क्या? अरस्तु। अब बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संघात्मक शासन को श्रेष्ठ उदाहरण है। संघात्मक शासन को अगर हमको उदाहरण देखना हो, एग्जाम्पल देखना हो कि कौन सा जगह है, कौन सा देश का शासन ऐसा है जिसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा संघात्मक शासन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आप अमेरिका को देख करके ले सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एकात्मक शासन वाला प्रमुख देश कौन सा है? एकात्मक शासन वाला पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या कनाडा। तो एकात्मक शासन को अगर आपका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो वो आप ब्रिटेन में देख सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाला देश कौन है? कौन से देश में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आती है? इस पर ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन देख लिया है। तो वो देश है कौन? अमेरिका। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर का क्वेश्चन कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आधारित है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन से शासन व्यवस्था में है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में या संघात्मक शासन व्यवस्था में? तो जो शक्ति अलग अलग बट के लोगों में बढ़ती है तो वो संसदीय शासन व्यवस्था की जो है विशेषता है। क्योंकि आप देखोगे संसद में हर व्यक्ति के पास MP है, MLA है, हर एक की अपनी शक्ति है, राज्य है, केंद्र है, यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उन सभी के क्या है अपने अपने पृथक शक्तियां हैं। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था में ही संभव है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 44 नंबर का क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व किस शासन व्यवस्था में होता है? कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें लीड करता है प्रधानमंत्री? आपके ऑप्शन है राजतंत्र में, संसदीय शासन व्यवस्था में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में या अधिनायकवाद शासन व्यवस्था में? तो ये चीज़ प्रधानमंत्री जहाँ पर लीड करता है वो होता है संसदीय शासन व्यवस्था। संसद वाले शासन व्यवस्था में अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री लीड करता है देश को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन कि कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी किस में होता है? राजतंत्र में, अध्यक्षात्मक शासन में, संसदात्मक शासन में या अधिनायकवाद शासन में? तो जो कार्यपालिका का कार्यकाल है वो अस्थायी होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर का क्वेश्चन कि फेडरल गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है? फेडरल गवर्नमेंट नाम की जो बुक थी इसको लिखने वाले कौन है? गार्नर, केसी व्हीलर, लॉर्ड ब्राइस या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D नंबर ऑप्शन, क्योंकि इन तीनों में से ही किसी ने भी फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक को नहीं लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तरदायी जो है शासन के नाम से जाना जाता है। किस शासन प्रणाली को? संसदीय शासन प्रणाली को, राजतंत्रीय शासन प्रणाली को, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, अधिनायक तंत्रात्मक शासन प्रणाली को? तो कौन सी ऐसी शासन प्रणाली है जो कहीं ना कहीं अपने कामों के लिए उत्तरदायी होती है? तो वो शासन प्रणाली है आपका संसदीय शासन प्रणाली। यहाँ पर जो भी होगा उसके लिए जो है प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, कुछ भी व्यवस्थाएं अगर हो रही हैं तो।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 48 नंबर का क्वेश्चन कि अमेरिका के संविधान में क्या चीज़ उल्लेखित नहीं है। आपके ऑप्शन है सीनेट का उल्लेख नहीं है, राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। तो अमेरिका का संविधान अगर आप उठा करके देखोगे तो उसमें राजनीतिक दलों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन कि ये कथन किस लेखक का है कि लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। ये कहने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास गार्नर, सेकंड है आपके पास हिटलर, थर्ड है आपके पास महात्मा गांधी एंड फोर्थ है आपके पास प्लेटो। तो इन चारों में से 49 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गार्नर ने ये चीज कहा है कि लिखित और अलिखित संविधान दोनों ही संविधान है, बस अंतर इतना है कि लिखित में लिखित हो गया, अलिखित में थोड़ा सा आ पहले जोड़ दिया गया, बाकी संविधान का मतलब वही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, कौन सा संविधान विकसित हो चुका है। तो आपके ऑप्शन है भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, रूस का या ब्रिटेन का। तो विकसित संविधान का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? वह है ब्रिटेन का संविधान। ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 51 नंबर का क्वेश्चन कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर मीरा कुमार। तो इन चारों में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपके ऑप्शंस हैं कौन सा? वास्तविक और लोकप्रिय या औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है ना, वो सारे के सारे अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार हैं और नाम मात्र के अधिकार हैं। मतलब जो आप कह सकते हो कि संविधान ने उनको अधिकार दे दिया है और बस वो अधिकार क्या है? नाम मात्र के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी, इसमें थोड़ा सा चीज़ें और भी जो है इन्वॉल्व हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये दिया हुआ उसके बाद इसमें कुछ कूट दिया हुआ है कि इसमें का और गा सही है, खा और गा सही है, का और घा सही है या खा और घा सही है। तो इसमें देखोगे तो जो है ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर ऑप्शन भी आपको सही दिख रहा है कि औपचारिक रूप से केवल दे दिया गया है और विधि के रूप में यहाँ लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति को शासन है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सही थे, बट मुझे जिसमें सही सबसे ज़्यादा लगा वो संवैधानिक और नाम मात्र का लगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है आप आगे देखोगे तो इसमें इन दोनों को एक साथ मिक्स करके दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा खा और घा वाला। तो आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53 के अनुसार ही कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। कौन लोग हैं जो मतलब निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? क्या वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं या समस्त राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली एवं पौंडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं वो क्या कौन होते हैं? तो वो जो किसी भी प्रदेश का जो विधान परिषद है उसके चुने हुए सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है। अगर राष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तो कौन कार्यभार लेगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री और कैबिनेट। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है ना, तो उस टाइम पीरियड पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस गद्दी पर बैठेगा और इस चीज़ का कार्यभार उठाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार किया गया है। कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है भारत में कितनी बार लगाया गया है। आपके ऑप्शन है 9 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं। तो अगर भारत में वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कभी भी आज तक भारत में नहीं लगाई गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के जो न्यायाधीश हैं या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, राज्यों के राज्यपाल या इनमें से सभी। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ना, इनमें से सभी की नियुक्ति करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की गई है। कि जब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठाया जाता है तो उसका पूरा डील कौन करता है, उसकी आहुति कौन करता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा के सभापति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपके पास 59 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेश आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकता है एक बार में। तो आपके ऑप्शन से 2 महीने के लिए, 6 हफ्तों के लिए, 6 महीनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है वो संसद के अधिवेशन में जो है 6 हफ्ते तक, 6 सप्ताह तक मान्य रह सकता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। भारत की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या उपराष्ट्रपति। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है ये कार्यपालिका का एक तरीके से अध्यक्ष होता है और ये सब कुछ एक तरीके से कह सकते हो भारत का होता है, बस नाम मात्र के राष्ट्रपति को रख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 61 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो संसद के किसी भी सदन से उसकी शुरुआत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मिसाइल मैन। आई नो एवरीबडी नोज अबाउट इट कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया। तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 368, आर्टिकल 356, आर्टिकल 252। तो अनुच्छेद 356 में ये बात कही गई है कि भारत का जो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है 356 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गुण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं आपके ऑप्शन से संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वही शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास इसमें 65 नंबर का क्वेश्चन कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने टाइम के लिए। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसको अगर केंद्रीय मंत्री बनाया जाए तो 1 साल के लिए रह सकता है, 6 महीने के लिए रह सकता है, 3 महीने के लिए रह सकता है या 1 महीने के लिए रह सकता है। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो भारत का केंद्रीय मंत्री 6 महीने के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 86 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको प्राप्त है। कि वो संविधान की व्याख्या करे। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को या अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है ये केवल और केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। कि कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने जा रहा है या बनने की दावेदारी रख रहा है तो कितने टाइम पीरियड तक उसको जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट रहना पड़ेगा। आपके ऑप्शन है 20 साल, 10 साल, 8 साल या 25 साल। तो किसी भी व्यक्ति को अगर भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए उसको 10 साल कम से कम हाई कोर्ट में काम किए हुए होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का रक्षक कौन होता है। कि संविधान में अगर कुछ भी छेड़छाड़ की जा रही है, कुछ भी गलत किया जा रहा है तो उसकी रक्षा कौन करेगा। राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो जिम्मेदारी है वो सर्वोच्च न्यायालय का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपके ऑप्शन से गोलकनाथ में या एस.के. गोपालन में, केशवानंद भारती केस में या मेनका गांधी केस में। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का प्रतिपादित किया था भारत के उच्चतम न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको जो है कब वो सेवा से खत्म, मतलब सेवा अपना एंड करते हैं, या एक तरीके से कह सकते हो कि वो सेवा छोड़ रहे हैं, तो वो कितना ईयर होता है जिस ईयर के बाद वो सेवा नहीं कर सकते हैं? वो है 62 ईयर, 63 ईयर, 65 ईयर, 64 ईयर्स। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्ति कब होती है, इनकी रिटायरमेंट कब होती है? तो वो होता है 65 ईयर्स में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 72 नंबर का क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। तो उच्चतम न्यायालय के जो कानूनी मामले हैं उनके परामर्श कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपके पास 73 नंबर का क्वेश्चन कि एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और राज्य के राज्यपाल को। शायद ये इसमें ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। सॉरी, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में था बेसिकली। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर का क्वेश्चन कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी किस देश को माना जाता है? अमेरिका को, ब्रिटेन को, भारत को या स्विट्जरलैंड को। तो आधुनिक जो लोकतंत्र है इसका जनक मानेंगे या जननी मानेंगे किसको? अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 75 नंबर का क्वेश्चन कि किसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार कह करके परिभाषित किया है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन या अरस्तु। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा सरकार के रूप में परिभाषित किया हुआ था। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया है आपके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को एज ए माइनर सब्जेक्ट लिया है तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आपने मेजोर सब्जेक्ट के रूप में भी लिया है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके मेजोर सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त ये चैनल आपके लिए। ऑलरेडी इस पर 2100 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं बीएस से रिलेटेड। तो प्लीज़ विजिट, एंड अगर आपको लगता है कि शायद वैल्यूएबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करो तो लोगों तक पहुँचाओ ताकि और भी लोगों की इससे हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।